नमस्कार बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत कर रही हूँ जॉर्ज पंचम के नाक पाठ का सारांश। इस पाठ में भारतीयों की गुलाम मानसिकता और मीडिया की चाटुकारिता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत रचना कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक एक प्रकार का व्यंग है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने सरकारी तंत्र पर गंभीर टिप्पणी किया है। इसमें उस समय का चित्रण है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब और क्या पहनेंगी। यहाँ पर लेखक ने उस सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान खींचा है जब मीडिया कर्मी घटिया किस्म की पत्रकारिता करते हैं और मसालेदार खबरें छापकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करते हैं। रानी के स्वागत हेतु दिल्ली की सड़कों का कायापलट हो गया, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई सामने खड़ी थी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी मूर्ति की नाक गायब हो गई। शायद किसी देशभक्त ने भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मूर्ति का नाक गायब कर दिया था। जो भी हो, यह एक परेशानी का कारण था। यह तय किया गया कि नाक का होना बहुत ज़रूरी है। एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली में हाजिर होने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार के आने पर उससे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक तो लग जाएगी, पर मूर्ति के पत्थर की जानकारी भी जरूरी है कि किस पत्थर की बनी है। पुरातत्व विभाग ने फाइलों को खंगाला, पर बात नहीं बनी। समस्या को हल करने के लिए विशेष कमेटी गठित की गई और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मामला कुछ हल किया। वह बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। काफ़ी खोजने के बाद भी उसे वह पत्थर नहीं मिला। वह बोला, विदेशी पत्थर है। यह सुनकर सभापति तैश में आ गए। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। कुछ ठहर कर बोला, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। मूर्तिकार की बातें सुनकर सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी से कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की कई मूर्तियां हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। सबने एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। हाँ। मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था ही। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ वह पंजाब पहुंचा। आखिर में दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यह जानकर सब हताश हो गए। राजधानी में सब तैयारियां पूरी हो गई थीं। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मल मल कर नहलाया गया। तालाब का रबाब निकाला गया। सब हो गया, मगर नाक नहीं थी। लेकिन मूर्तिकार कहाँ हार मानने वाला था। एक बार फिर उस कमरे के दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम आवश्यक है, इसलिए 40 करोड़ में से कोई जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। उन लोगों के बीच एक बार फिर कानाफूसी हुई और नाक के लिए मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। आज वो दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक जैसी लगती है और यह खबर अखबारों में छप गई। यानी कि नाक जो पत्थर की नहीं लगती है।
इसके अलावा अखबारों में कोई खबर नहीं थी, यानी सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुध के लिए। उस दिन देश में कोई अभिनंदन नहीं हुआ, कोई समारोह नहीं हुआ या कोई उद्घाटन नहीं हुआ। जैसे सारा देश किसी बात का शोक मना रहा था। लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को प्रतीक बनाकर देश के सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया है। सरकारी तंत्र पहले से जागरूक नहीं रहता। जब अवसर आ पड़ता है तब उसकी नींद खुलती है। वह नाक जो काटकर जॉर्ज पंचम को लगा दी गई थी, वह किसी व्यक्ति विशेष की नाक नहीं थी, बल्कि पूरे देश की नाक थी। पूरे देश की नाक कट गई थी एक विदेशी आक्रांता के लिए। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।